नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्यारे बच्चों, आज हम शुक्र के राज्य और राजा के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था। शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति की कोई विवेचना नहीं की गई है, किंतु यह विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है। शुक्र नीति के अनुसार संसार में राज्य के संरक्षण और नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका हो जाती है। इस संसार के अभ्युदय का आधार राज्य है। इस प्रसंग में राज्य की तुलना चंद्रमा से करते हुए विचार व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य लोगों के अभ्युदय का मूल आधार है। शुक्र नीति में प्रजा की रक्षा और उन्नति को राज्य के उत्थान के लिए भी उत्तरदायी मानते हैं। इस ग्रंथ में यह स्पष्ट लिखा गया है कि शासकीय शक्ति के प्रयोग को तभी उचित या वैध माना या समझा जा सकता है जबकि शासक प्रजा के कल्याण के दायित्व के प्रति निरंतर सजग और निष्ठावान रहे। राज्य का कार्य क्षेत्र। शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्र को अधिक व्यापक माना गया है। समस्त प्रजाजन की रक्षा और भौतिक उन्नति ही राज्य का कार्य क्षेत्र नहीं है। सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह और नैतिक कल्याण भी राजा का दायित्व है। शुक्र नीति में राज्य के कर्तव्यों के 8 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दुष्टों का निग्रह, प्रजा की सुरक्षा, दान, प्रजा का परिपालन आदि संपन्न करके न्यायपूर्वक कोष का अर्जन, राजाओं का से कर वसूल करना, शत्रुओं का मानमर्दन करना और भूमि का निरंतर अर्जन करना। शुक्र का विचार है कि राज्य के द्वारा अपने समस्त प्रजाजन को धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायता की जानी चाहिए। उनके अनुसार राज्य के कार्य क्षेत्र के प्रमुख विषय हैं प्रजा की रक्षा करना। शुक्र के अनुसार राज्य का सर्वप्रथम दायित्व प्रजा की रक्षा करना है। अतः राजा से अपेक्षा की गई है कि वे धर्म के अधीन रहते हुए दंड नीति के समुचित प्रयोग द्वारा दुष्टों का दमन करें और भले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करें। इस दृष्टि से अपराध और अपराधियों को न पनपने देना राज्य का प्रमुख उत्तरदायित्व है। राज्य के द्वारा यात्रियों की डाकुओं से रक्षा करना। यदि प्रजा की रक्षा के प्रति राजा उदासीनता बरते तो प्रजा में राजा के प्रति विरोध हो जाता है और स्वयं राजा का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। अतः राजा प्रजा रक्षण के कार्य को प्राथमिकता से ही पूरा करे, ऐसी शुक्र की मान्यता है। दूसरे नंबर पे है लोक कल्याण के राज्य के कार्य। राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र की धारणा को अस्वीकार करते हुए शुक्र ने राज्य की कल्याणकारी स्वरूप को प्रतिपादित किया है। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया कि प्रजाजन के प्रति क्रूरता के व्यवहार को न अपनावे, दीन व असहाय जनता का उदारतापूर्वक पालन करे और स्वयं सुख के प्रजाजन को कष्ट न पहुँचाए। प्रजाजन के सुख के लिए चिंतन और कर्म राजा का कर्तव्य है और प्रजाजन के दुखी रहने से राज्य नष्ट हो जाता है। मनु, कौटिल्य आदि प्राचीन विचारक भी राज्य के कल्याणकारी स्वरूप में विश्वास करते हैं। शुक्र के प्रसंग में विशेष बात यह है कि उसने राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तृत वर्णन भी किया है। शुक्र ने राजा से अपेक्षा की गई है कि वह कुआं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, मठ, धर्मशाला आदि का निर्माण व व्यवस्था करे और प्रजाजनों को मंदिर व उद्यान बनाने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करे।
शुक्र नीति में पर्यावरण की रक्षा को भी शासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना गया है और इस दृष्टि से यह अपेक्षा की गई है कि वे ग्राम और नगरों में वृक्ष लगवाए और उनके पोषण के लिए खाद्य और जल की नियमित व्यवस्था करें। थर्ड कार्य जो है वह आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंध। शुक्र आर्थिक गतिविधियों के नियमन और प्रबंध को राज्य का एक आवश्यक दायित्व मानते हैं। शुक्र ने विचार व्यक्त किया है कि गौ, गज, अश्व, ऊंट, भैंस आदि पशुओं, चांदी, स्वर्ण, रत्न आदि धातुओं और खनिजों, मादक द्रव्यों, विष आदि पदार्थों तथा अचल संपत्ति के क्रय विक्रय एवं चिकित्सा आदि व्यवसायों का राज्य द्वारा विनियमन किया जाना चाहिए। शुक्र नीति के अनुसार उपयुक्त गतिविधियों के लिए राज्य से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए। नंबर 4 पे है प्रशासनिक व्यवस्था का सुचालन। इस प्रसंग में भी शुक्र का दृष्टिकोण नितांत व्यवहारिक है। संतुष्ट राज्य कर्मचारी ही अच्छा प्रशासन दे सकते हैं। इस बात को अनुभव करते हुए शुक्र ने प्रशासन के आंतरिक पक्षों, कर्मचारियों के वेतन, वेतनमान, पदोन्नति, अवकाश और पेंशन आदि के संबंध में राज्य से सुनिश्चित तथा कर्मचारियों के विरुद्ध लाभ नीति अपनाने की अपेक्षा की है। संभवतः शुक्र इन विचारों की विस्तृत विवेचना करने वाले प्रथम विचारक हैं। इसके साथ ही शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का भलीभांति पालन करें और जनता को कष्ट न पहुंचाएं। शासक को इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण रखना चाहिए। 5वां, न्याय की व्यवस्था। शुक्र के अनुसार न्याय प्रदान करना राज्य का एक आवश्यक कार्य है और न्यायशील शासक ही प्रजाजन के लिए धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग की सिद्धि में सहायक हो सकता है। अतः शासक को न्याय के लिए सुप्रबंध करने चाहिए। समस्त न्याय व्यवस्था को इस उद्देश्य से सुसंगठित किया जाना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के समस्त प्रजाजन को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। शुक्र के अनुसार दुष्टों को दंड देना राज्य का पवित्र कर्तव्य है और चेतावनी दी है कि राज्य न्याय के प्रसंग में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था राज्य के विनाश का कारण बन सकती है। 6ठा कार्य है राज्य के शिक्षा संबंधी दायित्व। शुक्र ने राज्य को शिक्षा के प्रचार के लिए भी उत्तरदायी माना है और शासक को ऐसे प्रयत्न करने का निर्देश दिया है कि जिनसे विधाओं का और विविध कलाओं की निरंतर प्रगति हो। शुक्र का परामर्श है कि शासन प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे, शिक्षित व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्ति दे और शिक्षा तथा कला में पारंगत व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित करे। शासक का दायित्व है कि वे वेदों, स्मृतियों और पुराणों के विद्वानों, ज्योतिषियों, मंत्र तंत्र वेत्ताओं, शास्त्रज्ञों, चिकित्सकों, अन्य विषयों के विद्वानों और बुद्धिमानों तथा गुणवान व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था हेतु उनकी मासिक या वार्षिक वृत्ति निश्चित कर दे और समस्त व्यवस्था में इन गुणी व्यक्तियों को उचित सम्मान दे। 7वां, राज्य के सामाजिक दायित्व। राज्य के सामाजिक दायित्वों का शुक्र ने मनु की ही भांति विस्तृत वर्णन तो नहीं किया, तथापि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक व्यवस्था का नियमन और सामाजिक जीवन में धर्म एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना राज्य का दायित्व है। यह सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व है कि समाज के विभिन्न वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करें और समाज के वर्णों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध बने रहे। 8वां कार्य है नैतिक और धार्मिक कार्य। शुक्र के अनुसार राज्य के नैतिक और धार्मिक जीवन की भी ध्यान देना चाहिए। उसे धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, मंदिर बनवाने चाहिए, जनता में नैतिक गुणों का विकास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राज्य की आय का 1/4 भाग दान आदि पर व्यय करना चाहिए। वे कहते हैं कि जिन उत्सवों को प्रजा करती हो उनका राजा सदा पालन करे और प्रजा के आनंद से आनंदित और दुख से दुखी हो
और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम कार्य है 9वां परराष्ट्र संबंधों का संचालन। शुक्र के अनुसार परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी राज्य का एक आवश्यक कार्य है और परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करके अनावश्यक युद्धों और टकराव से बचा जाना चाहिए। लेकिन यदि राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण हेतु युद्ध करना नितांत आवश्यक हो जाए तो फिर संपूर्ण युद्ध किया जाना चाहिए। राज्य के कार्यक्षेत्र की इस विवेचना के साथ शुक्र ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि राज्य के द्वारा उन सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन प्राप्त किए जाने चाहिए। अपनी सामर्थ्य में भी निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। शुक्र नीति में प्रतिपादित राज्य के कार्यक्षेत्र की विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि शुक्र राज्य के व्यापक कार्यक्षेत्र की अवधारणा में विश्वास करते हैं। शुक्र नीति में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह प्रजा के कल्याण हेतु सभी संभव प्रयास करें। शुक्र ने पर्यावरण की रक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को भी राज्य के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया है और इस बात से शुक्र के दृष्टिकोण की प्रगतिशीलता स्पष्ट होती है। शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य मद्यपान को सीमित और नियंत्रित करे। इस प्रकार शुक्र राज्य को नैतिकता के मार्ग में आने वाले बाधाओं से बाधित करने का भार सौंपते हैं। शुक्र ने राज्य के शैक्षणिक दायित्व भी निर्धारित किए हैं। इस प्रकार शुक्र का राज्य ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक विकास, बौद्धिक विकास और नैतिक उत्थान। आज के व्याख्यान में इतना ही।